दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में 80 साल के बुजुर्ग की है, जिसने अपनी जवानी में नहीं बल्कि अपने आखिरी दिनों में कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसे सुलझाते सुलझाते अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट गए। तो चलिए शुरू करते हैं। लियो नाम के आदमी जो कि कोरियन वॉर वेटरन है, अभी फिलहाल वो एक फ्लावर बिजनेस में काम कर रहा है जिसमें उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है और इसी की बदौलत वो 23 स्टेट में अपने फ्लावर को डिलीवर कर पाता है, जो कि बहुत ही खास किस्म के होते हैं जिन्हें वो खुद अपने बैकयार्ड में उगाता है। साल 2005 में होने वाला कॉन्वेक्शन अवार्ड सेरेमनी में उसे बुलाया जाता है, जहां पहुंचकर सभी उसे मिलना चाहते हैं क्योंकि फ्लावर्स की दुनिया में उसका अच्छा खासा नाम है। लेकिन लियो देखता है कि एक बूथ है जहां पर एक आदमी ऑनलाइन फ्लावर्स बेचने की बात कर रहा है, जो चीज़ उसे एकदम बेतुकी लगती है क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और बारी आती है उसकी स्पीच की, क्योंकि उसे आज गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। वहाँ एक स्पीच दे रहा होता है कि तभी कहानी के दूसरी साइड यानी कि उसके घर में उसकी बेटी जेनी को देखते हैं, जिसकी आज शादी है। इसीलिए वो अपने पिता का इंतज़ार कर रही है, लेकिन उसकी माँ हेलेन आकर उसे बताती है कि वो नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए उनके पौधे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ना कि उनका परिवार। हेलेन की बात सही थी, लियो नहीं आता और जेनी को अपने पिता के बिना ही अपनी शादी करनी पड़ती है। खैर, अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। लियो अपना कारोबार में इतना बिजी होता है कि उसे अपने परिवार का कोई अता ही पता नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे करके ज़माना बदलना शुरू होता है, साल दर साल इंटरनेट अपनी पीक पर आना शुरू होता है, तो लोग ऑनलाइन चीज़ों पर शिफ्ट होने लगते हैं। उन्हें अब रियल नहीं रील चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा होने लगा था, जिस चक्कर में जब साल 2017 आता है तब तक लियो का पूरा कारोबार ठप हो जाता है। उसका घर भी बैंक वाले ले लेते हैं क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा लोन ले रखा है। इसीलिए अब वो जितने भी सामान होते हैं उसको लेकर अपनी पोती सारा के पास जाता है, जो कि शादी करने वाली है और आज उसी की पार्टी है, उसके घर में चल रही है। जब जेनी अपने पिता को देखती है तो मुंह फेर लेती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से फ़ौरन चले जाना चाहिए क्योंकि अब वो उनके लिए ज़िंदा नहीं है। ये सुनकर लियो को काफ़ी गुस्सा आता है, जिसके चलते हेलेन और उसके बीच काफ़ी बहस भी होती है, जो चीज़ वहाँ पार्टी में आए लोग को अजीब लगती है। इसीलिए वो कहती है कि आप हम सभी को शर्मिंदा कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पर लियो के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो वापस अपनी ट्रक के पास आ जाता है। पर उसे जाते हुए देख पार्टी में एक बंदा उसे रोकता और कहता कि वो उसे बरसों से जानता है। उसने उनके बारे में काफ़ी सुना है कि वो अपने पैकेज की डिलीवरी करने खुद जाते थे और ऐसा उन्होंने 22 स्टेट में किया, वो भी बिना किसी ओवर स्पीडिंग और पार्किंग के चालान के बगैर, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है। इसीलिए वो लियो को अपने दोस्त का बिजनेस कार्ड देता है और बताता है कि उसे आपके जैसे ही एक्सपीरियंस ड्राइवर की ज़रूरत है। ये सुनकर लियो कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो वो बंदा उन्हें बताता है कि इसमें आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी पोती की शादी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लियो उस कार्ड को ले लेता और बहुत सोचने के बाद वो उस एड्रेस की ओर निकल जाता है, क्योंकि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। पर उसे ये पता नहीं था कि ये कुछ हो उसके लिए बहुत कुछ होने वाला है, उसकी ज़िंदगी पलटने वाली है। अब वो एक गैराज पर पहुंचता है जो कि घर के नीचे ही था। उसके अंदर जाने पर उसे कुछ मैक्सिकन गैंग के लोग मिलते हैं, जिन्हें देखकर लियो समझ जाता है कि असल में काम क्या है, क्योंकि उन लोगों की बात पहले ही हो चुकी थी। उनका हेड उसके ट्रक के पीछे बैग रख देता है और एक फ़ोन देते हुए कहता है कि इसे तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, हाँ अगर कॉल आया तो पिक ज़रूर करना। देन वो उसे एक होटल का एड्रेस देता और बताता है कि वहाँ जाकर तुम्हें ये ट्रक पार करना होगा और फिर 1 घंटे के लिए कहीं चले जाना, देन 1 घंटे बाद ट्रक लेकर वापस आना। लियो समझ जाता और निकल जाता है अपने पहले रन के लिए। सेम वैसे ही करता जैसे उसे बताया गया था। वो ट्रक को वहीं पार करता और जब 1 घंटे बाद लौट कर आता है तो देखता है कि उसके ट्रक की डैशबोर्ड में एक पैसों का एनवलप रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इस काम में जितने पैसे उसने सोचे थे ये उससे कई गुना ज़्यादा है। खैर, इसके बाद वो अपनी पोती की शादी अटेंड करता है, लेकिन जिमी और हेलेन दोनों ही उससे दूर दूर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो ने एक ब्रांड न्यू ट्रक भी खरीद लिया है, जिसको लेकर वो उसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां सभी उसके काम की तारीफ करते हैं और उसके ट्रक की भी। देन उसे सेकंड रन के लिए भेजा जाता है, पर इस बारी उसे वो पहले वाला फ़ोन ले लिया जाता और एक नया फ़ोन दिया जाता है, लेकिन जगह वही होती है। इसके बाद लियो अपने सेकेंड रन के लिए निकल जाता है। सीन कट होता और हम अमेरिकन फेडरल ऑफिस के चीफ से मिलते हैं, जिन्होंने एक शातिर एजेंट बीस्ट को बुलाया हुआ है, जिसे वो यूनाइटेड स्टेट में हर रोज आ रहे कुछ बड़े नशे के कंसाइनमेंट को पकड़ने को कहते हैं, क्योंकि अब उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीस्ट अपने काम पर लग जाता और कार्टर नाम की जगह पर उसे कुछ सुराग मिलता है, जो कि इस जगह तस्करी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए वो अपने कलीग हनी के साथ वहाँ पर नज़र रखता है।
ऐसे ही एक दिन उसे लुइस नाम का एक बंदे का पता चलता है जो कि सप्लाई करता है। ये सब इसलिए पहले तो वो उसके घर में रेड करता है जहाँ उन्हें $4 लाख कैश और कई किलो नशीली सामान बरामद होते, जिसके चलते वो उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि जो गुनाह उसने किया है उसकी सज़ा 60 साल की होती है। जो सुनकर लुइस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि वो उनके लिए काम कर सकता है, यानी कि वो उन्हें बता सकता है कि और कौन कौन इसमें शामिल है, उन्हें उसे बस फ्री करना होगा। बीस्ट मान जाता है क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा चालाक था। उसे पता है कि उन लोगों को ऐसे ढूंढ कर पकड़ने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इन सप्लायर्स को पहले पकड़ो जिन्हें सब कुछ पता होता है। इसके बाद से लुइस उन्हें हर एक खबरें देना शुरू कर देता है जिससे कि इन लोगों को काफ़ी मदद होती है। उधर लियो अपने काम को बखूबी अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि असल में इस बैग में क्या है। पर उन लोगों को उसे खास कर कहा है कि अगर उसे इसे खोला तो उसे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया अभी तक फिलहाल। अब उसने इस काम से अच्छे खासे पैसे कमा लिया है, जिन्हें लेकर वो बैंक जाता है। जिन्होंने उसके घर वापस लिए थे वो उस लोन को चुका लेता है और अपने घर को ले लेता है और एक बार फिर से उसे अपना बना लेता है जहाँ उसने अभी तक इतने साल गुजारे थे। उसकी अब अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने वेटरन क्लब में जाता है जो कि कुछ दिन पहले एक हादसे में जल गया था। वहाँ का ओनर उसे बताता है कि सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, हमने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है इसको फिर से बनाने के लिए। लियो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सोचता है किसी भी तरह करके वो उनकी कुछ मदद करेगा, जिसके लिए वो अपने तीसरे रन के लिए निकलता है और उन लोगों के पास पहुंचता है जो उसे हर बारी से ज़्यादा लोड का बैग इस बार देते हैं और फ़ोन भी नया देते हैं, पर इंस्ट्रक्शन सेम था जैसे उसने पहली बार किया था। लेकिन इस बार लियो को थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है ये जानने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए उसे इतने पैसे दिए जा रहे हैं। जब वो हाईवे पर पहुंचता है तो उसे खोल कर देख ही लेता है और तब उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें कई किलो नशे के पाउडर होते हैं। वो फौरन उसे बंद कर देता और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। लेकिन इतने में वहाँ पर एक पेट्रोलिंग ऑफिसर आता है जो उसकी उम्र को देखकर पूछता है क्या उसकी कार खराब हो गई है या फिर उसको किसी चीज़ की मदद चाहिए। लेकिन लियो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुका है। इतने में वो ऑफिसर की नज़र उसके बैग पर पड़ती है जिससे कि लियो को घबराहट होना शुरू हो जाती है। तभी उसके साथ का डॉग भौंकने लगता है क्योंकि उसे स्मेल आ गई थी और इतने में लियो जाकर अपने हाथों में एक बाम लगा लेता है जिससे वो डॉग कंफ्यूज हो जाता है और फिर लियो अपनी ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से वो पकड़ते हुए बचता है सिर्फ अपनी होशियारी की वजह से। वहाँ दूसरी ओर हम बीस्ट को देखते हैं जो हर छोटी से छोटी चीज़ पर निगरानी रखे हुए। उसे इन सभी ग्रुप को जल्दी ही पकड़ना है किसी भी हाल में। देखते हैं क्या बीस्ट और लियो की मुलाकात इस कहानी में होगी कि भी नहीं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस डिलीवरी के बाद लियो को पहले से अच्छे पैसे मिलते हैं जिन्हें वो अपने क्लब में लगा देता है, जिससे कि वो फिर से रीओपन हो जाता और सभी लियो को हीरो मानने लगते क्योंकि उसने वो कर दिखाया है जो सरकार भी नहीं कर पाई। उसके बाद वो अपनी पोती की पढ़ाई के लिए भी पैसे उसे देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वेल सीन शिफ्ट होता और हम पहुंचते हैं मैक्सिको में जहां हम लैटिन को देखते हैं जो कि बॉस है। उसके अंडर ये लोग काम करते हैं और वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाकर कहता है कि मैंने सुना है कि एक बूढ़ा आदमी है जो कि सबसे हैवीएस्ट डिलीवरी कर रहा है, हमें उसे सेफ रखना है, इसीलिए तुम उसके सारे रन पर उसके पीछे रहोगे और गार्ड करोगे कि वो कहीं भी ना रुके, उसे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जूलियो को ये काम बिल्कुल भी बोरिंग लगता है लेकिन उसे तो ऑर्डर मानने थे। उधर लियो अपनी 5वें रन पर निकलता है और एकदम प्रो बन गया है। वो अब जाते टाइम अपने उस किए हुए फ़ोन को भी फेंक देता है। इस काम में उसकी सभी से दोस्ती भी हो गई है जो इस काम को देखा करते हैं। उधर जूलिया और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे चला करते हैं। जब वो अपने 8वें रन पर होता है तो लियो देखता है कि एक परिवार है जिनकी कार खराब हो गई, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए कार को रोक देता है जो कि उसे नहीं करना था क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, पर वो फिर भी वही करता है और फिर उनकी कार को ठीक करके अगेन रन पर निकल जाता है। उन्हें एक दिन कहीं स्टे करना था जहां जूलिया देखता है कि लियो तो उनसे भी ज़्यादा ऐश की लाइफ जी रहा है। उसने कुछ लड़कियों को अपने रूम पर बुलाया हुआ है। सुबह होने पर वो उस माल की डिलीवरी कर देता है, पर वहाँ के लोग किसी बूढ़े आदमी को देख बाहर घबरा जाते हैं कि ये कौन बूढ़ा आदमी है। तभी वहाँ पर जूलिया आता है जो उन्हें समझाता है कि ये हमारा लियो है और इसके बाद उसे पैसे मिल जाते हैं। पर जूलिया लैटन को कॉल करके बता देता है कि उसने आज रूल तोड़ दिया, पर वो कहता है कि वो हमारा बहुत फ़ायदा करा रहा है, इसीलिए वो जैसे भी काम कर रहा है उसे करने दो। अब एक दिन हम देखते हैं कि लुइस बीस्ट को लेकर एक डिलीवरी पोस्ट पर जाता है जहां आए दिन किसी न किसी कार्टर की कार खड़ी रहती है। दरअसल कार्टर उन लोगों को कहा जाता है जो कि एक एरिया के इंचार्ज होते हैं और ऐसे पूरे अमेरिका में लाखों कार्टर हैं। बड़ी ही चालाकी से लुइस उस कार्टर की कार में से एक डायरी चुरा लेता है जिसमें सभी रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ था
जैसे को कौन कितने पैकेज उस एरिया में डिलीवर करता है, किस कार में कर रहा है और कब कब उसने किया है। इस लिस्ट में एल टाटा नाम का कोई बंदा है जो अपने हर रन में 100 किलो से ज्यादा का माल डिलीवर करता है। जो देखकर बीस्ट हैरान था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वो एक ब्लैक ट्रक में होता है, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। एल टाटा असल में लियो का कोड वर्ड था। अब बीस्ट उस डायरी की फोटो क्लिक कर और लुइस की तारीफ करता है कि उसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया, वो अब जेल नहीं जाएगा। अब बीस्ट ये बात अपने चीफ को बताता है, जो ये खुद जानकर हैरान थे। इसीलिए वो बीस्ट को पूरी अथॉरिटी देते हैं कि वो इसे किसी भी हाल में पकड़े। उधर हम देखते हैं कि जूलिया और लियो के बीच पहली बार बात होती है। एक जगह पर जूलिया को पुलिस वाला पकड़ ले क्योंकि वो नामी सप्लायर है, लेकिन सिर्फ लैटन की पावर की वजह से वो बाहर है। पर तभी लियो आकर उस पुलिस वाले को समझाता है, जिससे वो उन्हें जाने देता है, जिससे उन लोगों के बीच बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है और लियो अपने रन पर लगा रहता है। वो हर दिन पैकेज डिलीवर करता है, जिससे कि उसे लाखों डॉलर दिए जा रहे थे। और ऐसे ही एक दिन वो अपने अकाउंट को चेक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि अगर उसने अब एक और डिलीवरी करी तो उसके बैंक बैलेंस के आगे एक और जीरो लग जाएगा। लेकिन क्या ये उसके लिए खुशी की बात है या फिर दुख की, ये वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। एक दिन लियो को बताया जाता है कि वो पैकेज को डिलीवर करने में लेट हो गया, पर उसने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसने 250 किलो का माल एक साथ डिलीवर किया, जो किसी ने आज तक नहीं किया। जब ये बात लेटन को पता चलती है तो वो उसे मिलने के लिए मैक्सिको बुलाता है, जहाँ पर उसने एक पार्टी रखी थी। लेटन उसे मिलकर काफ़ी तारीफ करता और फिर वो लोग साथ में काफ़ी एंजॉय करते। पर वो दूसरी ओर बीस्ट और उसके लोग वो कोशिश कर रहे थे जिससे वो उसे पकड़ सके, लेकिन अभी तक उसका कोई भी आता पता नहीं था। अब एक दिन जब लेटन अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो उसके कुछ अंदर के लोग उसे मार देते। जी हाँ, ऐसे ही कुछ होता है, जिसके बाद ये पूरे धंधे का मालिक अब गुस्तावो नाम का एक बंदा बन जाता है, जो जूलिया को बुलाकर बताता है कि लैटन बहुत ही केयरलेस था, उसे ज़्यादा पैसे कमाने का शौक नहीं था। पर अब मैं आ गया हूँ, इसीलिए सब कुछ बदल दो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल कर दो। जितने भी सप्लायर हैं उन्हें जाकर समझा दो ये बात। इसीलिए वो लोग एक दिन सुबह सुबह लियो को पकड़ लेते हैं और उसे जंगल के बीच ले जाकर समझाते हैं कि अब मैनेजमेंट बदल गई है, इसीलिए जैसे तुम सो कर काम करते थे वैसे अब नहीं चलेगा। माल टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। देन वो उसे कार की डिग्गी में पड़ जूलियो की लाश भी दिखाकर कहते हैं कि अगर अब कोई भी ऐसा काम किया जिससे हमारा नुकसान हुआ तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वहाँ बीस ने कुछ टैपिंग से पता लगाया है कि एल टाटा किस रूट से जाने वाला, इसीलिए वो उसी ओर पेट्रोलिंग करना शुरू कर देता और उसी में से एक ब्लैक ट्रक को रोकता है। पर उसमें एल टाटा नहीं था, ना ही कोई पैकेट थी, यानी कि ये भी फेल हो गया। पर बीस्ट को भरोसा था कि वो बहुत ही करीब है उस बंदे के, इसीलिए वो अपने स्टेप के लिए आगे निकल पड़ता। उधर लियो अपने 12वें रन के लिए निकलता है, पर इस दौरान लुइस को पता चलता है कि वो लोग कौन से होटल में रुकने वाले हैं, जो बात वो बीस्ट को तुरंत बता देता है, जिससे वो लोग उस होटल के बाहर जमा हो जाते हैं कि तभी उन्हें एक मस्कुलाइन बंदा दिखता है जिस पर उन्हें शक होता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। पर उसके पास सिर्फ 10 ग्राम ही पाउडर मिलता है। उसके कमरे, कार, हर चीज़ को छान लिया जाता है, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं होता। ये सब लियो अपने होटल रूम से खिड़की से देख रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कॉफ़ी के लिए नीचे जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात बीस्ट से होती है। दोनों में काफ़ी अच्छी देर तक बातें होती है, जिसमें बीस्ट अपनी बीवी से हो रहे झगड़ों के बारे में बताता है। तो लियो उसे समझाता है कि उसने जो गलती करी वो खुद ना करे, इसलिए अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, क्योंकि फिर उसे मौका नहीं मिलेगा। देन वो अपने रन के लिए निकल जाता है, पर बीच में उसके पास उसकी पोती का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए आप जल्दी घर आ जाइए। अब लियो क्या करे, क्योंकि कल उसे वार्न किया गया है अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो वो अपनी वाइफ से कभी माफ़ी नहीं मांग पाएगा। इसीलिए वो कार को मोड़ देता है, ये जानते हुए कि इससे उसकी जान को खतरा है। ये जानते हुए कि उसकी जान को कितना खतरा है, लेकिन आज उसका परिवार ज़्यादा ज़रूरी है इन पैसों से। घर पहुंचने पर वो हेलन से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है। देन उसकी बात अपनी बेटी से होती है, जिससे वो कहता है कि शायद वो पैसों के चक्कर में अंधा हो गया, इसीलिए उसने कभी भी अपने परिवार को सही से नहीं संभाला। उधर गिस्तावो के लोग लियो को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे ढूंढ कर मार डालेगा। उधर लुइस को भी पता चल जाता है कि एक सप्लायर है जो कि कहीं गुम हो चुका है, किसी को उसके बारे में पता नहीं चल रहा। यही उनके लिए सही मौका है। ये बात बीस्ट अपने बॉस को बताता है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक हमने इस पर बहुत टाइम गंवा दिया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसे बंद कर दो। पर बीस्ट कहता है कि उसे एक लास्ट चांस चाहिए, बस एक लास्ट। वहाँ एक तरफ हेलन की तबीयत अब काफ़ी बिगड़ने लगी थी, लेकिन लियो अभी भी उसके पास ही होता है। वो उसके आखिरी पलों को सजोता है, उसके साथ हर वो चीज़ शेयर करता है, लेकिन एक दिन वो उसकी वाइफ की कहानी का अंत हो जाता है, जिसे देखकर वो एकदम टूट सा गया था, क्योंकि उसने बहुत ही कम समय उसके साथ बिताया था।
पूरा परिवार उनके फ्यूनरल पर होता है, जहां उसकी बेटी लियो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो कहता है कि हाँ वो ज़रूर आएगा, पर अभी उसको किसी काम पर जाना है। वो अपना रन रिज्यूम करता है, लेकिन बीच में ही गुस्तावो के लोग उसे देख लेते हैं और फिर आगे जाकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई तो उन्हें उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो गुस्तावो को कॉल करके सब बता देते हैं। लेकिन वो कहता है कि उसके रूल को कोई तोड़ नहीं सकता, इसीलिए जब ये रन कंप्लीट हो जाए तो उसे मार देना। जिसके बाद वो दोनों उसे जाने को कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें बीच सुन रहा होता है। उसने एक जीपीएस सेट कर दिया था और फिर उसी के पीछे पीछे जाने लगता है। दरअसल वो कॉल लियो के फ़ोन से हुई थी, इसीलिए अब वो लोग उसी रोड पर पहुंच जाते हैं जहां पर लियो था। वो कुछ ही देर में पूरी फोर्स के साथ उसे पकड़ लेते हैं और जब बीस्ट उसको देखता है तो उसे याद आता है कि अरे ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसको उसने उस दिन कॉफ़ी शॉप पर देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस उम्र में उसने ऐसा काम कैसे कर दिया। लेकिन लियो बीस्ट से कहता है कि वो इसी का हकदार है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो एक वॉर वेटरन के लिए शर्मनाक की बात है। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने खुद के अरेस्ट से पहले अपने परिवार, अपनी बीवी के साथ कुछ समय बिताया। जब कोर्ट में ट्रायल होता है तो लॉयर लियो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो खड़े होकर कहता है कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ही घटिया है। और इसके बाद जज उसे 45 साल की सज़ा सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 साल। ज़्यादा टाइम वो अपने परिवार से मिलता है और उन सभी से एक बार फिर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज उसके पास इतने पैसे हैं कि वो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वक्त नहीं है। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि उसने जेल में ही फिर से गार्डनिंग शुरू कर दी है और अपनी सज़ा को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई और आज भी उसके रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया, जो कि था कि ओल्डेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड, जिसने सिर्फ 5 महीने में $240 मिलियन कमाए। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।